नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म ऑल अबाउट हिस्ट्री स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। आज की हमारी ये क्लास हिस्टोरिकल सोर्सेज जितने भी हैं हमारे इतिहास के, उनके बारे में एमसीक्यूज के थ्रू इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे हम। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख। पाषाण काल में सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया औजार था। हमारे ऑप्शंस ये रहे। ए छैनी, बी बाण, सी हस्त कुठार, डी चाकू। आप अपने लेवल पर इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं और उसका आंसर लिख सकते हैं साथ में। इस क्वेश्चन के साथ साथ हम इस क्वेश्चन के जितने भी एनालिसिस है, छोटा हो जितना बड़ा हो, पूरा का पूरा करेंगे। बढ़ते हैं हमारे राइट आंसर की ओर। यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा शी हस्त कुठार। छोटा सा एनालिसिस आपके सामने स्क्रीन पर है। पाषाण काल में सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया औजार हस्तकुठार था। इसी हस्तकुठार की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सन 1863 में कर्नाटका के पल्लवरम स्थान से की थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के संबंध में गलत कथन का चयन करें। ये रहे हमारे ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में आपको एक गलत कथन मिलेगा, उसका चयन करना है। ए ऑप्शन, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथस काल भी कहा जाता है। बी ऑप्शन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन एवं कृषि कार्य की शुरुआत हुई। सी ऑप्शन, मध्य पाषाण काल को संक्रमणकालीन युग भी कहा जाता है। डी ऑप्शन, मध्य पाषाण काल मानव समूह में रहना शुरू हो चुका था। इनमें से आपको गलत कथन का चयन करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे राइट आंसर की ओर। हमारा राइट आंसर होगा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन एवं कृषि कार्य की शुरुआत हुई। ये हमारा गलत आंसर है मध्य पाषाण काल के संबंध में, क्योंकि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी, जबकि कृषि कार्य की शुरुआत नव पाषाण काल में हुई थी। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथस काल कहा जाता है, ये सही आंसर है। मध्य पाषाण काल को संक्रमणकालीन युग भी कहा जाता है, ये भी सही है हमारा। मध्य पाषाण काल मानव समूह में रहना शुरू हो गया चुका था, ये भी सही है। जबकि बी ऑप्शन, मध्य काल में पशुपालन एवं कृषि कार्य की शुरुआत हुई। पशुपालन तक ठीक है हमारा, कृषि कार्य की शुरुआत ये नवपाषाण काल में हुई थी, इसीलिए हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटा सा इसका एनालिसिस देख सकते हैं आप। और एक बात, मध्य पाषाण काल में जो मानव था वो उपभोक्ता का जीवन जीता था एवं जो सर्वप्रथम जानवरों में जिसको पाला गया वो कुत्ता था। याद रख सकते हैं आप इसको। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। नवपाषाण काल के संबंध में गलत कथन का चयन करें। ये रहे हमारे ऑप्शन। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम आग का आविष्कार। नवपाषाण काल में ही बी ऑप्शन में है हमारे उपयोग। मानव स्थायी रूप से निवास करने लगा। और हमारा अंतिम ऑप्शन है, मानव खाद्य संग्रह के साथ साथ खाद्य उत्पादक भी बना। सही आंसर का चयन करना है, मतलब नवपाषाण काल के संबंध में गलत आंसर का चयन करना है। आपके नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से 3 तो नवपाषाण काल के संबंध में सही है और 1 गलत है। चलिए बढ़ते हैं हमारे राइट आंसर की और हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पहिए को बांधने के लिए लोहे का उपयोग किया गया था। नवपाषाण काल में लोहे का उपयोग नहीं किया गया था। पहिए को बांधने के लिए नवपाषाण काल में तांबे का उपयोग किया गया था, क्योंकि तांबा सर्वप्रथम खोजी गई धातु थी और उस समय मानव तांबे से परिचित था। ये रहा छोटा सा एनालिसिस। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार हुआ, उसे बांधने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता था। और पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति इसी काल से संबंधित थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, नवपाषाण काल में कौन सी संस्कृति संबंधित है या नहीं है, तो पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति इस काल से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन। निम्न में से कहां पर पूरा पाषाण कालीन शुतुरमुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये हमारे रहे आंसर और सॉरी ऑप्शन। पटने, कोल्डी हवा, दैमाबाद, मास्की। यहाँ पे बता दूं, पटने महाराष्ट्र में है, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश,
दैमाबाद भी महाराष्ट्र में है और मास्की कर्नाटक में है। आप अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हैं इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे सही आंसर की ओर। हमारा ए ऑप्शन पटने जो महाराष्ट्र में है, ये हमारा राइट आंसर है। पटने महाराष्ट्र में पूरा पाषाणकालीन चतुर्मुख के अवशेष मिले हैं। छोटा सा एनालिसिस देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन का। कोल्डी हवा से प्राचीन साक्ष्य चावल के साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम। जबकि एक यहाँ फैक्ट और है कि सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो है लोथल गुजरात। जबकि यहाँ है कोल्डी हवा से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले। फिर हमारा सी ऑप्शन में जो दैमाबाद दे रखा है, दैमाबाद का संबंध है सिंधु सभ्यता के प्रचार का दक्षिणतम बिंदु था। और डी ऑप्शन मास्की जो कर्नाटक में स्थित है, ये नवपाषाणकालीन स्थल है। और पटने में चतुर्मुख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन्हें आप याद कर सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है? यह आपके सामने 4 संस्कृतियां दी गई हैं। इनमें से कौन सी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां हैं? नीचे जो कोड दिए हैं उनमें से देखना है आपको। मालवा संस्कृति, कायद संस्कृति ए ऑप्शन में दिया हुआ है, जबकि चारों संस्कृतियां बी ऑप्शन में दी रखी है। सी ऑप्शन में कायद और जोरवे संस्कृति दी गई है। और डी ऑप्शन में शावलत संस्कृति और जोरवे और मालवा, ये तीनों दी रखी है। आपने इनमें से सही कोड का प्रयोग करें, इनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे राइट आंसर की ओर। यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन कालीन लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया, ये हमारे ऑप्शन है। जेम्स प्रिंसेप, श्रीमान नटराज, जॉन मार्शल, वेडन महोदय। देखिए यहाँ पर हमारा मोटिव ये है कि हम ऑप्शन में चारों ऐसे ऑप्शन दें जो आपको एनालिसिस करने या फिर आपको पूरे टॉपिक पढ़ाने में सहायक हो सके। इन चारों ऑप्शंस का कोई न कोई आपको कुछ न कुछ फायदा ही होगा, क्योंकि हम जब एनालिसिस करते हैं तो हम चारों ऑप्शन को डिटेल में बताते हैं। चलिए हमारे राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और इसका छोटा सा एनालिसिस देख सकते हैं आप। ए ऑप्शन में हमारा जेम्स प्रिंसेप है। इसके बारे में वर्णन दिया गया। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और जो बी ऑप्शन में श्रीमान नटराजन है, उनके बारे में ये कहा गया है कि श्रीमान नटराज प्राचीन कालीन लिपि को पढ़ने वाले प्रथम भारतीय थे। सी ऑप्शन में हमारे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक रह चुके हैं। जब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी, उस समय जॉन मार्शल उनके निर्देशक रह चुके हैं। और डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन कालीन लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास वेडन महोदय ने किया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से गलत मेल का चयन करना है। ये चारों मेल दिए हुए हैं, आपने चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तरफ अभिलेख का नाम है, दूसरी तरफ उससे संबंधित राजा का नाम है। ए ऑप्शन में गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिनका संबंध नासिक अभिलेख है जो गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है। बी ऑप्शन में भीतरी अभिलेख है जो स्कंदगुप्त से संबंधित है। सी ऑप्शन देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन से संबंधित, और मंदसौर अभिलेख पुलकेशिन देते हैं। इनमें से आपको गलत कथन चुनना है कि कौन सा जो अभिलेख है वो उस राजा से संबंधित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हमारे राइट आंसर की ओर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। क्योंकि आपको बता दूं कि जो मंदसौर अभिलेख है वो राजा यशोवर्मन से संबंधित है, और जो पुलकेशिन द्वितीय का जो हमें अभिलेख मिलता है वो है हमारा ऐहोल अभिलेख। छोटा सा आप एनालिसिस देख सकते हैं नीचे आपकी स्क्रीन पर। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, एवं यहाँ पे देखो भीतरी अभिलेख व जूनागढ़ अभिलेख दोनों स्कंदगुप्त के हैं। और देवपाड़ा अभिलेख है जो बंगाल के राजा विजयसेन से संबंधित है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख 150 ईसा, ये जो जूनागढ़ अभिलेख की तिथि मिलती है हमें, ये 150 ईसा की है।
जो संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बिंदु है जो आपको याद रखना है, क्योंकि इस बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि संस्कृत में लिखा गया पहला कौन सा अभिलेख था। तो वो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है जो 150 ईसा में उत्कीर्ण किया गया था। वो संस्कृत का लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पे लुखा लिखा है, माफी चाहता हूँ उसके लिए, लिखा गया पहला अभिलेख है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके सामने कथन है, दो कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है, या फिर दोनों सही है या दोनों ही नहीं सही है। इनमें से आपको एक का चयन करना है। पहला कथन है हमारा, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाण शासकों ने चलाई। दूसरा कथन है हमारा, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने चलाई। अब या तो ये दोनों सही हो सकते हैं या दोनों गलत हो सकते हैं, या इनमें से एक कोई सही हो सकता है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में आपको एक का चयन करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे राइट आंसर की ओर। आप अपने लेवल पे इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जैसे ही मैं आंसर बताऊं, आप अपना खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने अभी तक कितना सीखा है और कितना सीखना बाकी है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है, ये काफी एग्जाम्स के लेवल के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने क्रिएट किए हैं। तो इनमें कोई पीछे छूटने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल सोर्सेज है हमारे जितने भी, उनमें से कंप्लीट क्वेश्चन इतने ही बनते हैं। इससे ज्यादा एक या दो, ये 90% क्वेश्चन आप उस टॉपिक से कंप्लीट कर रहे हो, आप ऐसा समझ सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे राइट आंसर की ओर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक और दोनों, क्योंकि यहाँ दोनों स्टेटमेंट हैं जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी चुका है और आने की संभावना भी रहती है आगे के जितने भी स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में। पहला जो स्टेटमेंट है, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाण शासकों ने चलाई थी, ये एकदम सही आंसर है, कथन है। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं, जो हमारा दूसरा कथन है, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने चलाई थी, ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। तो ये दोनों आपको याद रख सकते हैं या फिर कहीं लिख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें। ये आपके सामने चार विकल्प है, चारों को पढ़ना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपको सिर्फ इन चारों में से एक गलत है, उसका चयन करना है। पहला विकल्प है हमारा, अथर्ववेद का कोई आरण्य ग्रंथ नहीं है। बी ऑप्शन, वेदांग वेदांत के नाम से भी जाने जाते हैं। सी ऑप्शन, उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। डी ऑप्शन, द जेंटू कोड मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है। इन चारों में से आपको गलत कथन का चयन करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे राइट आंसर की। आई होप कि आपने इसका आंसर अपने लेवल पर दे दिया। या हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, वेदांत वेदांत के नाम से भी जाने जाते हैं। ये आंसर गलत है, क्योंकि जो उपनिषद है वो वेदों का अंतिम भाग है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है सी ऑप्शन में, उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, मतलब हम इसको वेदांग कह सकते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। इसी के आधार पर हम वेदांग है वो उपनिषदों को देंगे। उपनिषद वेदांग ही है, और जो सॉरी वेदांत, क्योंकि वेदों के अंतिम भाग उपनिषद ही है। इसका छोटा सा जो एनालिसिस है वो आप स्क्रीन पे दे सकते हैं। वेदांग की संख्या 6। इनमें से देखिए, 6 में से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। कौन सा वेदांग है या नहीं है, वेदांगों की संख्या कितनी है। दूसरी जो लाइन लिखी है, वॉरेन हेस्टिंग के प्रयास से मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। तीसरी लाइन है, उपनिषदों की संख्या 108 है। ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है कि उपनिषदों की संख्या 8 है, वेदांग 6 है। इनको आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सूत्र साहित्य नहीं है। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सूत्र साहित्य नहीं है।
ए ऑप्शन में स्रोत सूत्र, बी ऑप्शन में ग्रह सूत्र, सी ऑप्शन में अर्थ सूत्र और डी ऑप्शन में धर्म सूत्र। इनमें से आपको सूत्र साहित्य नहीं है उसका चयन करना है। बढ़ते हैं हमारे राइट आंसर की ओर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अर्थ सूत्र। यहाँ पे छोटा सा एनालिसिस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सूत्र साहित्य की संख्या 3 है। ये जो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तीनों ही सूत्र साहित्य हैं और इनकी संख्या 3 ही है। जबकि ये अर्थ सूत्र है जो सूत्र साहित्य का भाग या सूत्र साहित्य नहीं है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। रामायण के कांडों का सही क्रम है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ भी एक बार शायद यूपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कांडों का क्रम कौन सा है। तो आप ये ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए आप समय ले सकते हैं। आई होप कि आपने अपने लेवल पर प्रयास किया होगा। बढ़ते हैं हमारे राइट आंसर की ओर। यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बालकांड। बालकांड जो रामायण लिखी गई है उसका बालकांड ये बताता है, बालकांड में वर्णन जो मिलता है हमें वो श्री राम के जन्म का मिलता है, बाल्यकाल का मिलता है, जो कि अयोध्या कांड है। दूसरा, अयोध्या कांड में राम जी से संबंधित ही अयोध्या में जितने भी कार्यक्रम या जितना भी जीवन बिताया उन्होंने बाल्यकाल के बाद का, वो सारा अयोध्या कांड में आता है। तीसरा आ गया अरण्य कांड। अरण्य कांड में जहां पर उन्होंने ताड़का का वध किया था उनके गुरु के साथ जाकर, तो वो अरण्य कांड में आ जाता है। माफी चाहूंगा अरण्य कांड के संबंध में जो मैंने बताया। अरण्य कांड संबंधित है श्री राम जी के वनवास से, जब श्री राम जी और उनकी धर्म पत्नी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जंगल में जाते हैं या वन में जाते हैं और वहां पर सीता माता का हरण कर लिया जाता है राक्षस देव रावण द्वारा, तो उससे संबंधित है अरण्य कांड। किष्किंधा कांड, जब श्री राम की पत्नी धर्म पत्नी सीता माता का जब हरण करके रावण ले जाते हैं, उसके बाद किष्किंधा के जो राजा होते हैं बाली और उसका छोटा भाई, उनकी वानर सेना की सहायता से जो श्री राम की सहायता करते हैं, वो वानर सेना की माध्यम से, तो उसका पूरा वर्णन किष्किंधा कांड में है। ये जो हमारा ऑप्शन है सुंदरकांड। सुंदरकांड संबंधित है हनुमान जी के लंका जाकर सीता माता का दर्शन करके वापस आकर श्री राम को जो उसकी जो है सीता माता की बात बताना कि वो श्रीलंका में मतलब सुरक्षित वहां पे कैद है, ये सारा वर्णन सुंदरकांड में आता है। और युद्ध कांड में आपको पता ही है रावण को मारने तक पूरा युद्ध कांड में आता है। और उत्तरकांड जो रावण को मारने के बाद जब वो वापस अयोध्या आते हैं तो वो सारा का सारा वर्णन उत्तरकांड में आता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें। ये आपके सामने 4 विकल्प है, इनमें से एक विकल्प गलत है, उसका आपको चयन करना है। ए विकल्प है आपका, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना प्राकृत भाषा में हुई। बी, दीघ निकाय व मंजीव निकाय का संबंध सुत्त पिटक से है। डी, अभिधम पिटक में बुद्ध की शिक्षा का दार्शनिक विवेचन है। डी, विनय पिटक में संघ से संबंधित नियमों का संकलन है। इन चारों में से कोई एक कथन गलत है, उसका चयन आपको करना है। आपने अपने लेवल पर प्रयास किया होगा, आई होप। बढ़ते हैं हमारे सही उत्तर की ओर। यहाँ पर हमारा जो गलत विकल्प है ए ऑप्शन, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना प्राकृत भाषा में हुई, ये बिल्कुल गलत है। बाकी तीनों सही हैं। दीघ निकाय और मंजूम निकाय का संबंध सुत्त पिटक से, ये सही है। अभिधम पिटक में बुद्ध की शिक्षा का दार्शनिक विवरण, ये भी सही है। डी ऑप्शन, विनय पिटक से में संघ से संबंधित
नियमों का संकलन है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि ए ऑप्शन बुद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राकृत भाषा में नहीं, पाली भाषा में हुई थी। छोटा सा एनालिसिस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में हुई। सुत्त पिटक को 5 टीकाओं में बांटा गया है। ये क्वेश्चन या ये स्टेटमेंट जो भी है, ये तथ्य आप इसको याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं, क्योंकि पूछा जाता है सुत्त पिटक के बारे में। कौन सा सुत्त पिटक को 5 निकाय में बांटा गया है। उनके नाम है अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, दीघ निकाय व मंजर निकाय। इन चारों को आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा ग्रंथ मौर्य काल के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं करवाता है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो मौर्य काल से संबंधित नहीं है या मौर्य काल के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं करवाता है। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 या 2। मैं चाहूंगा कि आप अपने लेवल पर इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। बढ़ते हैं हमारे सही आंसर की ओर। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 कुमार चरित। यहाँ पे आपको मैं एनालिसिस दिखाना चाहूंगा। जो कथा ए ऑप्शन में कथा सरित सागर है, वो सोमदेव द्वारा कृत है और ये मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है। जो सी ऑप्शन है हमारा व्रत कथा मंजरी, जो क्षेमेंद्र द्वारा कृत है, वो भी मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी देती है। जो डी ऑप्शन में मुद्रा राक्षस, जो विशाखदत्त की रचना है, वो भी मौर्य काल के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाती है। एवं अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा रचित है, वो भी मौर्य काल के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाती है। और जो बी ऑप्शन में जो है 10 कुमार चरित, जो कि दंडी की एक रचना है, दंडी इसके लेखक हैं, और ये गुप्तकालीन समाज के बारे में वर्णन करती है। जबकि हमारा क्वेश्चन है मौर्य काल के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं करवाती, तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा कि 10 कुमार चरित जो है वो मौर्य काल के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं करवाती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे सही आंसर की ओर। ये जितने भी पुस्तकें हैं, ये रचनाकार हैं। इनका एनालिसिस आपको दिया गया स्क्रीन पर, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़िया, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। निम्न में से किस ग्रंथ का संबंध कुषाण काल से नहीं है। 4 ग्रंथ दिए गए हैं, इनमें से किसका संबंध कुषाण काल से नहीं है, बताना है आपको। पहला ग्रंथ है नेषद चरितम, दूसरा बुद्ध चरित, तीसरा महाभाषा शास्त्र, चौथा चौंदरानंद। आप अपने लेवल पर इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे सही आंसर की ओर। हमारा सही आंसर हो जाएगा नेषद चरितम। ये जो कुषाण काल से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये 11वीं शताब्दी में लिखी गई, श्री हर्ष द्वारा लिखी गई पुस्तक है या ग्रंथ है। बाकी तीनों बुद्ध चरित, महाविपाशा शास्त्र और सौंदरानंद, ये तीनों कुषाण काल से संबंधित है और इसी काल में इनकी रचना हुई थी, या इनके बारे कुषाण काल से संबंधित जानकारी जो मिलती है हमें इन तीनों में मिलती है। छोटा सा एनालिसिस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेषद चरित्रम की रचना श्री हर्ष द्वारा 11वीं शताब्दी में की गई, जो कुषाण काल से संबंधित नहीं है, और यही हमारा आंसर है। बुद्ध चरित्र व सौंदरानंद की रचना अश्वघोष द्वारा की गई। महाविपाशा शास्त्र की रचना वसुमित्र द्वारा की गई है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन। ये जो 15 क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का या इस क्लास का।
इसके ऑप्शन ये रहे। हमारा प्रश्न है रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज किसकी प्रसिद्ध रचना है। ये ऑप्शन में हविनसांग है, बी में त्सिंग है, सी में फायान है, डी में लामा तारानाथ है। ये जो ग्रंथ है ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज, इसके रचनाकार का नाम बताना आपको। आप अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे सही आंसर की ओर। ये आपके सामने स्क्रीन पर सही आंसर सी ऑप्शन फायान। इसका छोटा सा एनालिसिस है जो आपके लिए शायद बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये रहा स्क्रीन पर एनालिसिस। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आए थे एवं उन्होंने जो रचना की थी उसका नाम है पोको की, अथवा इसी का जो इंग्लिश नाम है अंग्रेजी में रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज। ये ग्रंथ फायान ने लिखा था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आए थे। बी ऑप्शन में इत्सिंग दे रखा है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। ए ऑप्शन में हवेनसांग है। हवेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आए एवं शियुकी का इंग्लिश जो नाम है अनुवाद का इंग्लिश में अनुवाद की गई पुस्तक का नाम है जो है एसे ऑन द वेस्टर्न कंट्रीज। ये हवेनसांग के हैं जो हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। और जो डी ऑप्शन में हमारा लिखा है लामा तारानाथ, इनकी जो दो रचनाएं हैं कयंगुर और तयंगुर, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं एज यू विश। और इसी के साथ हमारे इस वीडियो की जो ये लास्ट क्वेश्चन था, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम 15 क्वेश्चन और करेंगे जिनमें ये जो हमारे जितने भी ऐतिहासिक सोर्सेज है, हिस्टोरिकल सोर्सेज, कंप्लीट ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं उनसे संबंधित पूरी की पूरी 15 क्वेश्चन में हम डिटेल एनालिसिस के साथ पूरा टॉपिक ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा 2 वीडियो में। ये फर्स्ट है, और सेकंड जो मैं बहुत जल्द ही आपके सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग केयरफुली। हैव ए गुड लक।